गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट नंबर सेकंड कोशी समाकलन के अनुप्रयोग कोशी इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में कोशी समाकलन सूत्र का जो डबल डेरिवेटिव था यानी एफ डबल डे जेड जीरो उसकी थ्योरम थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मोरेरा प्रमेय और एक पवासो की प्रमेय। ये दो प्रमेय आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बीएससी थर्ड ईयर थर्ड ईयर मैथ्स पेपर सेकंड यूनिट सेकंड। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। यही है, स्टार्ट करें। देखो मोरेरा प्रमेय क्या नाम है? मोरेरा प्रमेय। ठीक है, देखो मोरेरा प्रमेय क्या बोलती है। स्टेटमेंट देखो बदलो। स्टेटमेंट क्या बोलता है? माना सम्मिश्र फलन एफ जेड किसी सरल सहबद्ध प्रांत B में सतत है तथा D में किसी भी समवृत्त वक्र C के लिए समाकलन ऑफ C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 है। तब एफ जेड प्रांत D में विश्लेषित होता है। क्या होता है? विश्लेषित होता है। जो क्या बोला स्टेटमेंट पढ़ो, इसका क्या बोल रहे हैं? मोरेरा प्रमेय स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? देखो
स्टेटमेंट क्या कह रहा है, माना सबमिशन फलन एफ जेड में किसी सरल सेवन प्रांत डी में, क्या बोला, माना सबमिशन फलन एफ जेड जो क्या बोला, माना समेशन फलन एफ जेड किसी सरल सेवन प्रांत डी में, मतलब सब प्रांत है डोमेन में सतत है तथा डी में किसी भी सममित वक्र सी के लिए यदि समाकलन और सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 है, तब एफ जेड प्रांत डी में क्या होगा, विश्लेषित होगा। तब क्या होगा, एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। जब इक्वल टू 0 हो उसका समाकलन उस वक्र सी में, तो एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित होगा। ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ देखो, प्रूफ दिख रहा है नहीं, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, माना सम्मिश्रित फलन एफ जेड किसी, माना सम्मिश्रित फलन एफ जेड किसी सरल सेवन प्रांत डी में सतत है तथा माना कि समाकलन रूप सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 है। ये पहले नंबर इक्वेशन डाल दी, ठीक है। ये दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित है। आगे देखो, जहां सी, ये सी प्रांत डी में कोई, जहां सी प्रांत डी में कोई भी समवृत्त वक्र है, जहां सी प्रांत डी में कोई समवृत्त वक्र है, हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ जेड डी में विश्लेषित है। जो सब कुछ दिया होगा वो लिखा है अभी तक। क्या लिखा है देखो, माना समीकरण फलन एफ जेड किसी सरल सेवन ग्राफ प्रांत डी में सतत है तथा माना समाकलन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 है, जहां सी प्रांत डी में कोई समवृत्त वक्र है। हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ जेड डी में विश्लेषित है। ये जो दे रखा था वो लिख दिया हुआ तो लिखना ही है हमेशा, ठीक है। आगे देखो, अब प्रूफ में लिखेंगे। देखो आगे, माना वही, माना Z0 प्रांत डी में कोई बिंदु, माना Z0 प्रांत डी में कोई बिंदु है तथा माना Z प्रांत डी में अन्य क्षेत्र, माना Z0 प्रांत डी में कोई स्थिर बिंदु है, स्थिर मान लेना, इसको स्थिर मानेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, केंद्र में से स्थिर होता है, और Z एक दूसरा पॉइंट मान के सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो Z0 क्या स्थिर है,
माना Z0 प्रांत D में कोई स्थिर बिंदु है तथा माना Z प्रांत D में कोई अन्य द्वितीयक बिंदु है तथा यदि Z0 को Z से सहबंधित करने वाले C1 तथा C2 कोई दो मार्ग है। क्या माना देखो, जहां C प्रांत D में कोई भी सममित वक्र हो गया था, माना Z0 प्रांत D में कोई स्थिर बिंदु है तथा माना Z प्रांत D में अन्य द्वितीयक बिंदु है तथा यदि Z0 को Z से सहबंध करने वाले C1 और C2 को दो मार्ग है, मतलब अलग अलग दो मार्ग देखो, ऐसे ही D कोई प्रांत है, ठीक है, उसमें ये है देखो Z0 ये Z, ये नीचे वाले Z0 मान उसको Z करना नहीं पड़ता, तो इनको सहबंध करने वाले दो वक्र है, जो C1 और एक C2, ठीक है। अब देखो प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाला अक्षर एक ही वक्र होना चाहिए यदि वो विश्लेषित हो, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, Z0 को Z से मिलाने वाले कितने वक्र है, एक तो C1 और एक C2, हमने ये माना है और इसी बात को हम क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। देखो तथा यदि Z0 को Z से सहबंध करने वाली C1 तथा C2 कोई दो मार्ग है, ठीक है। आगे तब C1 तथा C2 को परस्पर मिलाने वाले सममित वक्र को, ये देखो इन दोनों पॉइंट को मिलाया C1 और C2 से, ये वक्र बन गया, ठीक है। मिलाने वाली सममित वक्र, ठीक है, यह मिलाने पर सममित वक्र प्राप्त होता है, मिलाने पर सममित वक्र गामा प्राप्त होता है। यह आपने क्या किया, माना है, क्या बोला कि C1 और C2 वक्र को मिलाएंगे तो एक वक्र बन जाएगा, बनाने वाला सर्कल टाइप, उसको हम क्या नाम दे देंगे, गामा, जो पूर्णतः D प्रांत D में स्थित है, जो पूर्णतः प्रांत D में क्या है, स्थित है। समझ में आ गया, माना Z0 प्रांत D में कोई स्थिर बिंदु है, ये स्थिर है, तथा माना Z प्रांत D में अन्य द्वितीयक बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ कोई भी ले लो, तथा यदि Z0 को Z से सहबंध करने वाले C1 और C2 कोई दो मार्ग है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तब C1 और C2 को परस्पर मिलाने पर सममित वक्र गामा माना ये प्राप्त होता है, जो पूर्णतः प्रांत D में स्थित है। आगे इसमें इतना आता है, अतः समाकलन रूप C, समाकलन रूप गामा, सॉरी सममित है ना, तो समाकलन रूप गामा fz dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0,
ये कोशी समाकलन सूत्र होती है। यदि कोई भी ब्रांच डी में कोई वक्र समृद्ध है तो उसके साथ किसी भी फंक्शन का समाकलन होगा उस वक्र के साथ, उसका जो समाकलन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आगे समझ में, आगे देखो ये डायग्राम जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ देखिए। आइए डायग्राम इधर मिटाओ, जगह नहीं बढ़ रही है। देखो समझो, ये गामा एफ जेड डी जेड गामा, ये पूरा वक्र क्या है, गामा है। क्या है गामा? देखो C1 इधर से इधर जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं घड़ी की दिशा में जाऊंगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे और घड़ी की उल्टी दिशा में जाऊंगा तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये ध्यान रखना, ये पीछे के चैप्टर 7 चैप्टर में है ये, जो हमें पढ़ना नहीं था, ये ध्यान रखना। यदि मैं Z0 से घड़ी की दिशा में जाऊंगा तो प्लस का और घड़ी की उल्टी दिशा में जाऊंगा तो माइनस का। देखो मैं क्या लिखूंगा, गामा से किन किन वक्र से मिलकर बना है, C1 और C2 से। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ समाकलन C1 f जेड डी जेड प्लस समाकलन माइनस C2 एंटी क्लॉकवाइज। C2 इधर से जा रहा है, देखो C2 f जेड डी जेड इक्वल टू 0। आगे समझ में, आगे यहाँ समाकलन C f जेड डी जेड और ये माइनस का जब उधर तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस C2 f जेड डी जेड इक्वल टू 0। आगे समझ में, इसका मतलब यहाँ C1, इसका मतलब ये इक्वल टू दिस समाकलन C1 f जेड डी जेड इक्वल टू ये उधर जाएगा तो समाकलन C2 f जेड डी जेड, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि इस Z0 से Z1 की ओर जाने वाले चाहे मैं कोई सा भी मान ले लूं, देखो इधर C1 लिया Z0 से Z1 की जाने के लिए, इधर C2 लिया Z0 से Z1 के लिए जाने के लिए। तो मैं Z0 से Z1 तक जाने के लिए मैं चाहे कोई सा ही मान चुनूं, उसके लिए फंक्शन f जेड का समाकलन का मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल होगा। चाहे मैं और कोई सा मान ले लूं d के अंदर, चाहे मैं इधर से कोई सा मान ले लूं, हमेशा हर मान के लिए Z0 से Z1 तक जाने पे फलन f जेड के समाकलन का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक आगे समझ में, ये काम है इसकी जगह अर्थात समाकलन कहां से, Z0 से Z1, Z0 से Z1 f जेड डी जेड, Z0 से Z0 को Z से, अर्थात समाकलन Z0 से Z1 f जेड डी जेड, Z0 को Z1 से Z0 को Z1 से मिलाने वाले किसी भी मार्ग की अनुदिश स्वतंत्र है। मतलब ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, किसी भी मार्ग के सब इंटीग्रेशन
वो कभी भी इसके मार्क पे ध्यान नहीं देना, चाहे ये ऐसा हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो कि जेड पे जा रहा हो, उसकी जो वैल्यू होगी उस पे ध्यान देते हैं और वैल्यू हमेशा क्या इक्वल आएगी। ये बोला देखो, अतः समाकलन z0 से z1 fz dz z0 को z1 से मिलाने वाले किसी भी मार्ग, कोई से मार्ग के अनुदिश स्वतंत्र है, उसके अनुदिश स्वतंत्र है, मतलब उसके मार्ग पे डिपेंड नहीं है वो कि मैं इधर से जाऊंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, इधर से जाऊंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया यहाँ पे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो दोबारा देखो, स्टेटमेंट समझा रहा उसको वापस एक बार समझ लो, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, बार बार आते करो। क्या बोला, माना समेशन कर अपडेट किसी सरल सेवन प्रांत डी में सतत है तथा डी में किसी भी समृद्ध वक्र सी, वक्र बन जाता है के लिए समाकलन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 है, तो मुझे बता रहा है कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित होता है। ठीक है, ये सब कुछ कोई बात नहीं थी यहाँ तक कि सी प्रांत डी में कोई समृद्ध वक्र है, हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ जेड डी में विश्लेषित है। z0 में स्थिर बिंदु मान लिया तथा माना z1 प्रांत डी में अन्य क्षैतिज बिंदु है तथा यदि z0 को z1 से सेबंध करने वाले C1 और C2 कोई दो मार्ग है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तब C1 तथा C2 को परस्पर मिलाने पर समृद्ध वक्र गामा, ये वक्र मिल जाएगा गामा, माना प्राप्त होता है जो पूर्णतः प्रांत डी में है, यानी कि अंदर विश्लेषित है में स्थित है। अतः समाकलन गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन से। सी वक्र है, यहाँ पे वक्र क्या बन रहा है, गामा, गामा वक्र बन रहा है, कंडीशन से सेटिस्फाई होगी। गामा किस किस को मिला के बन रहा है, C1 और C2 को। C1 क्लॉकवाइज चल रही है इसलिए प्लस की, C2 एंटी क्लॉकवाइज चल रही है इसलिए माइनस की। ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा इक्वल, यानी कि मैं इस वक्र से जाऊं चाहे इससे जाऊं चाहे टेढ़े मेढ़े से जाऊं, हमेशा वैल्यू जो होगी समाकलन की वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। यानी कि वो वक्र की जो है मार्ग से क्या है, स्वतंत्र है, मतलब कोई भी फंक्शन का समाकलन उसके मार्ग पर डिपेंडेंट नहीं है, उससे क्या है वो स्वतंत्र है। देखो आगे मिटाते दरवाजा, देखो आगे, अतः माना अब क्या करेंगे, जब एफजेड जो है वो हर पॉइंट मतलब हर मान के लिए क्या है, स्वतंत्र है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन मान लेंगे टी के लिए एफजेड। तो अब देखो, अतः माना कि एफजेड इक्वल टू टी, एफजेड ये जेड मान लिया मैंने एक फंक्शन, और वो किसकी फॉर्म में,
टी की फॉर्म में, Z0 से Z1 FT dt। ठीक है, हमने ये FZ था, इसको मुझे क्या बनाना है, इसमें से मैंने FZ एक फंक्शन मान लिया। क्या माना, Z0 से Z1, ठीक है, वो मार्ग पर डिपेंडेंट करता नहीं है, इसलिए FT dt ये हमने मान लिया। ठीक है, आगे देखो, माना Z1 प्लस H Z1 के प्रतिवेश में, Z1 प्लस H Z1 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, तब समीकरण 2 से, माना Z1 प्लस H Z1 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, तब समीकरण 2 से F Z1 प्लस H जो क्या बोला, ये फंक्शन मान लिया हमने, क्योंकि वो प्रत्येक FZ की जो वैल्यू होगी ना, वो प्रत्येक समाकलन के लिए क्या होगी, इक्वल होगी, चाहे कोई सा समाकलन हो, मार्ग से डिपेंडेंट। तो मैंने एक समाकलन मान लिया, ये कहां से, Z0 से, ये था D, इसके अंदर हमने Z0 माना था, ये Z1, यहां से आगे के मान माने थे C1 और C2। अब प्रत्येक मान के लिए Z0 से Z1 तक जाने के लिए समाकलन का मान क्या होगा, समान होगा। मैंने ऐसे एक समाकलन मान लिया, Z0 से Z1 तक जाने वाला FT dt, इसका जो मान होगा वो भी क्या होगा, FZ होगा। प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। आगे समझिए, उसके बाद क्या किया मैंने, Z1 प्लस H Z1 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, इसके Z1 के प्रतिवेश में, मान लो ये Z1 के प्रतिवेश में यहाँ पे Z1 प्लस है, तो ये यहाँ भी जा सकता है, Z0 स्थिर है। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो F Z1 प्लस H माइनस F Z1 FZ1, यहाँ पे FZ1, जब अपन FZ1 को नहीं मान रहे, ये पॉइंट तो स्थिर है ना, मूव ही कर रहा है Z1, इसके लिए इक्वल टू क्या किया, देखो समीकरण 3 दे रहा, FZ1 प्लस H माइनस FZ1 इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, ये आ गया समझ में, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये तो ऐसे कैसे चली जाए, FZ1 प्लस H माइनस FZ1 इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या होगा, FZ1 प्लस H माइनस FZ1, ये चली जाए, इसको देखो, इसको करेंगे तो क्या होगा, Z0 से Z1 प्लस H FT dt, माइनस के लिए प्लस, लिमिट चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, माइनस के लिए प्लस हो जाएगा, पता है नहीं, तो लिमिट चेंज कर दी, माइनस के लिए प्लस हो जाता है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, Z1 से Z0 FT dt। क्यों किया इसलिए, क्योंकि यहाँ से देखो Z0 फिर Z0, फिर लिमिट क्या बन जाएगी, Z1 से Z1 प्लस H, ये हट जाएगा, वो उसमें कैंसिल हो जाएगा। पता ना कि इंटीग्रेशन की जो वो है ट्रिक, वो तुमने पढ़ रखी है। आगे क्या किया मैंने, हर समाकलन के लिए मान के लिए वो स्वतंत्र है,
मैंने समाकलन मान लिया, इसकी वैल्यू भी इसके लिए वही आएगी प्रत्येक मार्ग के लिए। Z1 के लिए कर रहा है, मूव ये कर रहा है, तो Z1 की प्रतिवेशित पॉइंट मानिए Z1 प्लस h, उसके लिए भी समाकलन बना लिया। इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहाँ माइनस तो उसके लिए प्लस, और लिमिट चेंज कर दी, उल्टी कर दी। यहाँ तक आगे समझ में आगे देखो, इधर भी डाल दो। इसको देखो आगे, अब क्या हो जाएगा, f Z1 प्लस h माइनस f Z1 इक्वल टू क्या क्या देखो, f Z1 प्लस h माइनस f Z1 इक्वल टू Z0 Z1 प्लस h और Z1 से Z0, ये कैंसिल हो जाएगी लिमिट, तो Z1 से Z1 प्लस h रहेगी, क्या रहेगी लिमिट, Z1 से Z1 प्लस h ft dt, ये लिमिट कैंसिल, तो Z1 से Z1 प्लस h। आगे समझ में, आगे देखो, अब क्या करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारे को डेरिवेटिव निकालना है इसका, क्योंकि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और किसी भी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव विद्यमान नहीं तो वो फंक्शन क्या है, अवकलन है। अवकलन जब उसका अवकलन विद्यमान है, और यदि उसका अवकलन विद्यमान है तो वो विश्लेषित भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव मिल गया तो वो अवकलज है, और अवकलज है तो वो फलन क्या है, विश्लेषित भी है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, अब मोड f Z1 प्लस h माइनस f Z1 अपॉन h आता है फॉर्मूले के अंदर, और फिर माइनस f इक्वल टू f Z1 प्लस h माइनस f Z1 अपॉन h माइनस f Z, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये f Z का फंक्शन चल रहा है आपके पास स्टार्टिंग में, हो जाएगा काम मोड इक्वल देखो 1 अपॉन h, h का डिवाइड किया ना, इधर भी किया तो उधर भी करना पड़ेगा, बाहर आएगा मोड समाकलन हो Z1 से Z1 प्लस h ft dt और माइनस fz। आगे समझ में, आगे देखो, ये इधर से चल रहा है, f Z1 प्लस h माइनस f Z1 अपॉन h माइनस f Z1 का मोड इक्वल 1 अपॉन h समाकलन Z1 से Z1 प्लस h। ये देखो ये कांस्टेंट है, क्योंकि फलन जो है ठीक है, ये तुम्हें dt उसके बाहर नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ में आएगा, अरे ये तो एग्जैक्ट कांस्टेंट है, यदि मैं dt उसके बाहर भी तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो 0 होने वाला है, ये तो वैसे ही खत्म है। तो मैंने क्या किया, ft माइनस fz बाहर dt लिख दिया, आगे तो समझ में, ये मैंने किया। आगे देखो, मोड f Z1 प्लस h माइनस f Z1 अपॉन h माइनस f Z1 लेस देन इक्वल, अब मोड हटा दो, देखो 1 पर से मोड h समाकलन Z1 प्लस h
मोड एफ टी माइनस एफ जेड और मोड डी टी। आगे समझ में ठीक है, आया यार। आगे देखो, आगे क्या करेंगे अपन, यहां तक का समझ लो, उसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ इसको भी डाल दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो दोबारा देख लिया, पर यहां से यहां में ये देखो, अतः माना ये जो फलन है इसमें किसी मान पर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो फलन किसी मान पर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो हर समाकलन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो मैंने ये समाकलन मान लिए एफ जेड वन के लिए एफ टी डी टी जेड जीरो से जेड वन, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए ये स्थिर नहीं है, अतः माना जेड वन के प्रतिवेश में एक पॉइंट है जेड वन प्लस एच, कोई बिंदु है, तो समीकरण 2 से एफ जेड वन प्लस एच इक्वल टू जेड जीरो से जेड वन प्लस एच एफ टी डी टी, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकालने के लिए। फॉर्मूला पता ही तुम्हारे को, एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच कर दिया। आगे ये इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस से प्लस और लिमिट चेंज कर दी, जेड जीरो से जेड जीरो लिमिट कैंसिल, जेड वन से जेड वन प्लस एच वन लिमिट आ गई। अब मुझे क्या लाना है, ये तो आई गया, अपॉन में एच लाना था, एच का डिवाइड करके दोनों साइड, फिर इक्वल टू एफ वन जेड लाना था, तो मैंने माइनस एफ वन जेड करके उधर भी कर दिया, दोनों तरफ मोड ले लिया, उधर भी ले लिया। ये फंक्शन कांस्टेंट है, इसलिए इसको अंदर लेके मैंने डी टी बाहर लिख दिया, मोड करा दिया। देखो अलग अलग करूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा दिस। आ गया समझ में, इसकी छोड़ दी लिया तो ले लो, देखो आगे करते हैं फिर। चले आगे, देखो इधर मिटा रहा हूं। देखो आगे, क्योंकि ये तो भी पता है कि एफ जेड क्या है, सरल सहबंध प्रांत डी में सतत है। क्या है, सतत है, क्योंकि एफ जेड सतत है, अतः टी माइनस जेड वन लेस देन डेल है, तो एफ टी माइनस एफ जेड वन लेस देन होगा एप्सिलॉन के, यानी टी माइनस जेड वन लेस देन डेल के, तो एफ टी माइनस एफ जेड वन होगा एप्सिलॉन के लेस देन। अतः उधर वाले की देखो, मोड एफ जेड वन प्लस एच माइनस एफ जेड वन अपॉन एच माइनस एफ जेड वन का मोड लेस देन इक्वल क्या होगा, वन अपॉन मोड एच, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, समाकलन जेड वन से जेड वन प्लस एच और ये फंक्शन
इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या आएगी, एप्सिलॉन और मोड dt। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एप्सिलॉन आ गई। सतत है तो t माइनस z1 डेल से छोटा है, तो ft माइनस f z1 डेल से छोटा होगा। आगे इसका मतलब f z1 प्लस h f z1 अपॉन h माइनस f z1 छोटा या बराबर है 1 अपॉन मोड h की एप्सिलॉन। यहाँ पे समाकलन करेंगे, लिमिट रखेंगे, देखो मोड z1 प्लस h dt का क्या t हो जाएगा, t में ये रखा और माइनस c। आगे समझिए, देखो z1 से z1 कैंसिल, मोड h बचेगा, समाकलन ऑफ f z1 प्लस h माइनस f z1 अपॉन h माइनस f z1 ये मोड और मोड को ग्रेटर देन हो जाएगा, मोड z1 प्लस मोड h माइनस मोड z1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा f z1 प्लस h f z1 अपॉन h माइनस f z1 का मोड छोटा है, ये कैंसिल, मोड h से मोड h कैंसिल, तो बच गया एप्सिलॉन। क्या बच गया, एप्सिलॉन। यहां तक समझ में आया क्या हुआ, आगे तक समझ में। देखो एक बार और बता दूं, यहाँ तक आगे समझ में। मुझे पता है कि एफ जेड जो फंक्शन है वो सतत है, क्या है, सतत है, यानी कि t माइनस डेल जेड डेल वन, t माइनस जेड वन का मोड छोटा है डेल से, तो एफ टी माइनस एफ जेड वन का मोड भी क्या होगा, छोटा होगा एप्सिलॉन से। ये ऐसे ही चली जाएगी, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे उसकी जो एप्सिलॉन रख दिया तो लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 अपॉन ये, इसके लिए एप्सिलॉन dt समाकलन करेंगे, इसका t आ जाएगा, t में लिमिट आती, इसको अलग अलग कर लिया, कैंसिल, मोड h से मोड h कैंसिल, एप्सिलॉन बच गया। आगे हम समझें, उधर देखो देखो आगे क्या होगा, आगे देखो ये हो गया एप्सिलॉन के सूक्ष्म छोटे से छोटा मान है, इसको जीरो की ओर अग्रसर कर देंगे तो ये राशि अपने आप जीरो हो जाएगी। देखो समझो, अतः यहाँ तक हो गया, यहाँ देखो अतः ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो क्योंकि एप्सिलॉन सूक्ष्म से सूक्ष्म, अतः एप्सिलॉन सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक राशि है, अतः क्योंकि एप्सिलॉन सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक राशि है, अतः लिमिट L टेंड्स टू 0, लिमिट
I tends to 0। यहाँ पहले सीख लो, शुद्ध धनात्मक राशि है टू मोड f z1 plus h minus f z1 अपॉन h माइनस f z1 किसकी ओर अग्रसर है? 0 की ओर। जब एप्सिलॉन भी 0 की ओर अग्रसर हो तो इसका लिमिट f to 0 f z1 plus h माइनस f z1 अपॉन h इक्वल हो गया f z1 के। आगे इसका मतलब क्या होगा? ये आ गया उस फलन का डेरिवेटिव तो ये आ गया f डैश z1 इक्वल है किसकी? f z1 के। अब जब किसी फलन का डेरिवेटिव भी हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव जब भी आएगा जब वो अवकलज होगा, और अवकलज होगा तो वो अपने आप भी क्या हो जाएगा? विश्लेषी हो जाएगा। देखो लिखेंगे, ये आ गया जहां z1 बिलोंग करता है प्रांत D में, तो लिखेंगे देखो f डैश z1 सभी z बिलोंग टू D के लिए विद्यमान है। मतलब प्रांत D में स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए f डैश z1 विद्यमान है, क्योंकि हमने एक पॉइंट के लिए देखा है, और कोई पॉइंट लेंगे उसके लिए भी विद्यमान होगा। ठीक है, अवकलज विद्यमान है। अतः f z1 का अवकलज विद्यमान है, अवकलज विद्यमान है। अतः f z1 प्रांत D में f z प्रांत D में विश्लेषित है। अतः प्रांत D में विश्लेषित है। ठीक है, क्या बोला? देखो f डैश z1 सभी z1 D के विद्यमान है। अतः f z1 ये f z1 का अवकलज विद्यमान है। अतः f z कैपिटल E प्रांत D में विश्लेषित है तथा विश्लेषित फलन का अवकलज तथा विश्लेषित फलन का अवकलज भी विश्लेषित होता है। देखो ये विश्लेषित है ना, विश्लेषित है ये फंक्शन, ये विश्लेषित है तो इसका अवकलज भी क्या होगा? विश्लेषित होगा। और ये अवकलज ही f z1 के इक्वल है ना। अतः f z1 यानी कि f z भी विश्लेषित है। योग्य है प्रूफ। आगे समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि तुम्हारे को ये कंफ्यूजन हो रहा है, यदि तुम्हारे को z1 में कंफ्यूजन हो कि सर लास्ट में z लिखना पड़ रहा है, इसमें पूरे में z लिख चल रहे हो, तो तुम z1 की जगह z भी ले सकते हो। ठीक है ना, पूरे के थोड़ा को उसके अंदर z भी लेके चल सकते हो यदि कंफ्यूजन है तो। क्या मान लो तुम उसमें जो सर्कल बनाओगे ना प्रांत D, उसमें एक पॉइंट को z0 मान लोगे, स्थिर पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मानना z, ओनली z, तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, जिससे तुम्हारी z1 वाली कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी कर सकते हो, लास्ट में z लिखने में तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो।
ले लिया स्क्रीनशॉट। यहाँ पे समझ में आएंगे ना, एप्सिलॉन छोटे छोटे 0 की रेफरेंस है, इसका मतलब ये a' से 0 पे इक्वल टू f1z, इसका मतलब है f' z1 इक्वल टू f(z1), ठीक है। ये देखो f' z1 सभी z के लिए विद्यमान है, इसका मतलब f(z1) का अवकलज भी विद्यमान है, इसका मतलब fz प्रांत d में विश्लेषित है, ठीक है। जब fz प्रांत d में विश्लेषित है तो हमने प्रूव कर रखा है कि उसका जो अवकलज होगा वो भी क्या होगा, विश्लेषित होगा। अतः fz फलन का अवकलज भी यानी कि f(z1) वो भी क्या होगा, विश्लेषित होगा। और वो किसके इक्वल में, f(z1) में, किसके इक्वल में, f(z1) में। अतः fz यानी f(z1) भी क्या होगा, विश्लेषित होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि fz भी हो गया, विश्लेषित हो गया। ये हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। आगे समझिए, जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो दोबारा ले सकते हो। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज हमने इस क्लास में क्या किया, हमने आज इस क्लास के अंदर किया ये मोरेरा प्रमेय। आगे जो प्रमेय है वो है कोशी असमीका और उसके साथ पवासों का समावेश, उसके साथ ही यूनिट जो सेकंड नंबर यूनिट है ना हमारे पेपर की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे, आगे यदि शुरू करेंगे ना फिर लेंगे क्लास, तो इतना ही करेंगे इस क्लास में। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।